लेक्चर में आप लोगों ने some students have asked me to solve question number 1 and question number 2 of past papers of CVP analysis. ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस को सामने लाता हूँ. This is question number 1, Haseeb and Co. Okay. Haseeb and Co. manufactures 3 types of fitness equipment, A, B, and C. Budgeted sale price and volumes for the next year are as follows. अब यहाँ पर आपके पास 3 इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट ए, बी और सी, तीनों की सेलिंग प्राइस गिवन एंड नंबर ऑफ यूनिट जो है आपके इन वॉल्यूम, यानी जो आप सेल करेंगे ये वो यूनिट आ जाएंगे 420, 400 और 380. इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिए हुए, मटेरियल 430, लेबर 220 और ओवरहेड 110 फॉर ए एंड बी एंड सी एज वेल, उसके अलग वैल्यूज है. इससे आगे लिखे लेबर कॉस्ट आर 60% फिक्स्ड एंड 40% वेरिएबल. यानी ये जो लेबर कॉस्ट है इसमें 60% हमारी कॉस्ट जो है फिक्स्ड है और 40% कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है. फिर वो लिखते हैं जनरल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सक्लूडिंग एनी फिक्स्ड लेबर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 55,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर. यानी ये जो ओवरहेड्स हैं इसमें टोटल 55,000 जो है वो जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं. ठीक है, और बेसिकली इसके अंदर बाकी अमाउंट हम अज्यूम करेंगे कि वो वेरिएबल कॉस्ट है. ठीक है, इसके अंदर तो लेबर अलग दी हुई है, उसको सेपरेटली लेंगे, इसको सेपरेटली लेंगे. पहली रिक्वायरमेंट ये है, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो फॉर हसीब को. यानी आपको एवरेज निकालनी है जिसको एवरेज सीएस रेशियो कहते हैं. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आएंगे. क्वेश्चन है जी हसीब एंड को. इसमें पार्ट 1 जो है दैट इज एवरेज सीएस रेशियो हमने कैलकुलेट कर दी. देखिए, इसके लिए वही रूल याद रखना है जो हमने पढ़ा था. सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें हर प्रोडक्ट की, यहाँ प्रोडक्ट की बजाय इक्विपमेंट है तो हर इक्विपमेंट का सीएस रेशियो पहले कैलकुलेशन जो है वो हमें करनी है. ठीक है, यानी हमने प्रोडक्ट ए, इक्विपमेंट ए, इक्विपमेंट बी और इक्विपमेंट सी, तीनों की हमें ये कैलकुलेशन करनी है सीएस रेशियो की. पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. तो सबसे पहले चाहिए सेल्स प्राइस पर यूनिट. अब सेल प्राइस आपको दी हुई है ए की 1600, बी 1800 और सी 1400. अच्छा, इसको मैं 2 डेसिबल तक लेता हूं क्योंकि इसमें पॉइंट्स आएंगे. अब इसमें से मैंने लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास सबसे पहली कॉस्ट जो दी हुई है वो मटेरियल, जो कि गिवन, और मटेरियल होती ही वेरिएबल. 430, 500 एंड 360 पर यूनिट. ये सारी पर यूनिट में गिवन है. ठीक है ना. कॉस्ट कार्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट इज रुपीज इज गिवन बिलो. अच्छा, इसी तरीके से अब मैं आता हूं लेबर की तरफ. लेबर के अंदर उसने क्लियरली कहा है कि लेबर कॉस्ट आर 60% फिक्स्ड एंड 40% वेरिएबल. मुझे सीएस कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, यानी मैं लूंगा 40% कॉस्ट जो कि वेरिएबल. अब ये जो कॉस्ट दी हुई है आपको 220, इसका 40% लिया 88 आ गया. 240 है, इसका 40% लेंगे 96 और 190 इसका 40% लेंगे तो 76. हाँ, अब हमारी जो मेजर कैलकुलेशन है दैट इज ओवरहेड्स. और यहाँ पर मुझे सिर्फ
जो ओवरहेड्स लेने हैं दैट आर वेरिएबल, इसके लिए मुझे वर्किंग बनानी पड़ेगी। जब वर्किंग बनाऊंगा, अब जो डिफरेंस आएगा वो मेरा, इसको जब प्लस माइनस करूंगा तीनों को, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मेरा पहला स्टेप होगा, जो फार्मूला पहले ही लगा लेते हैं। अब मुझे ओवरहेड्स की कॉस्ट चाहिए, वर्किंग नंबर 1 वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। अब इसी तरह हम 3 दिए हुए ए, बी और सी, इसको यहां लाते हैं इसमें, और एंड पे कॉलम बनाएंगे टोटल का। अब हमें जो ओवरहेड्स दिए हुए हैं पर यूनिट वो 110, 120 और 195 है, ये टोटल ओवरहेड्स है, यानी इसमें फिक्स्ड भी शामिल है, यानी ओवरहेड्स पर यूनिट। ए का गिवन है 110, 120 और 95। अब इसमें से मैंने लेस करने फिक्स्ड ओवरहेड पर, और ये चीज आपको जरा समझनी है। देखिए उसने कहा है कि जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, जनरल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सक्लूडिंग एनी फिक्स्ड लेबर ओवरहेड कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 55,000, यानी लेबर में भी एक फिक्स कॉस्ट शामिल है, उसके अलावा जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उन 55 है। लेबर वाले फिक्स कॉस्ट लेबर में शामिल है, और ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो 55,000 में टोटल में लिखूंगा। अच्छा, अब मैंने इस टोटल कॉस्ट को एलोकेट करना है इन तीनों को पर यूनिट में। ये कैसे एलोकेट करेंगे? अब इसके लिए बेशक आप अलग वर्किंग ले लें यहां पर, यानी टोटल रुपीज। अच्छा, इसके लिए अब हम जो बेस बनाएंगे ना वो यूनिट बेस्ड है, यानी हम इसको अज्यूम करेंगे कि हम इसको यूनिट बेस पे लेंगे। तो यूनिट जो है ए के 420 है, बी के 400 और सी के 380। उसकी रीजन ये है कि ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट फिक्स होता है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट ज्यादा अब्सॉर्ब होगी, कम यूनिट होने की वजह से कॉस्ट कम अब्सॉर्ब होगी। तो मैं क्या करता हूं, इनका भी टोटल कर लेता हूं, इन दोनों का टोटल किया तो टोटल यूनिट हो गए 1200। अब ये कॉस्ट कैसे एलोकेट करूंगा? 55,000 मल्टीप्लाई 420 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 1200, यानी 19,250 की कॉस्ट जो है वो मेरी ए को एलोकेट होगी। इसी तरह बी और सी की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 55,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 1200, 18,333 आ गई। इसी तरह 55,000 इंटू 380 डिवाइडेड बाय 1200, 17,417 कॉस्ट आ गई। अब इन तीनों का टोटल देखें तो मेरा 55,000 बन रहा है। ठीक है, ये ओवरहेड कॉस्ट ए बी सी को एलोकेट हो गई। अब मुझे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो क्या करेंगे, जो इक्वल आएगी इसको इस पे डिवाइड किया विच इज 46। आप देख सकते हो ये तीनों जो हैं वो इक्वल आएगी 45.83, 83। ये याद रखना है कि ओवरहेड कॉस्ट जो है वो पर यूनिट चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। अब इसमें से ये कॉस्ट जो है पर यूनिट वाली, ये मैं माइनस कर देता हूं इस बार। अब जो रिमेनिंग कॉस्ट आएगी वो कहलाएगी वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। अब इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया और माइनस किया, तो ये मेरे ओवरहेड्स वेरिएबल आ गए वर्किंग 1 में। ठीक है जी, ये वर्किंग 2 है ओवरहेड्स पर यूनिट, जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, और इसको मैं रेफरेंस दूंगा वर्किंग नंबर 2।
ठीक है, ये अमाउंट आई है 45.83, ये यहां से कैलकुलेट होकर आई है। अब इसको हम यहां पर ले आते हैं वेरिएबल ओवरहेड को। जब मैं लेस करूंगा, दिस इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये पहला स्टेप है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना। अब मुझे कंट्रीब्यूशन पर मिक्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे एवरेज सीएस रेशियो चाहिए। एवरेज सीएस रेशियो के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक कंट्रीब्यूशन पर मिक्स और एक रेवेन्यू पर मिक्स। ठीक है, अब मैं निकालता हूं कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। और ये कैसे निकलेगा कंट्रीब्यूशन पर मिक्स? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेता हूं जो अभी कैलकुलेट किया आपके सामने, दिस वन, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं यूनिट से। अच्छा, यूनिट्स इसको कह ले सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स जो है वो यूनिट की रेशियो से लेना है। यूनिट है 420, 400 और 380। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो एक जीरो कैंसिल होगा, और उसके बाद मजीद मिनिमाइज करूं तो रेशियो बनती है 21, 20 और 19। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको मिनिमाइज करते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज नॉट एज कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर मिक्स आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई किए, दिस कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। और यहां पर मैं इजाफा करता हूं, और यहां मैं कॉलम लिखूंगा टोटल का। ये जो कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकाला है मैंने, इसको टोटल 61.3। अब मुझे दूसरा स्टेप ये चाहिए, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू पर मिक्स के लिए क्या करेंगे? सेम यही कॉन्सेप्ट कि सेल्स लेते हैं, सेल प्राइस, यानी इक्विपमेंट ए 1600 में सेल होगा, बी 1800 में सेल होगा, सी 1400 में सेल होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसका सेल्स मिक्स से। जब इसे सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, इट बिकम्स अ रेवेन्यू पर मिक्स। ये ठीक है, अब इन तीनों को भी टोटल करते हैं, विच इज इक्वल टू 96,200। ये रेवेन्यू पर मिक्स आ गया। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज सीएस रेशियो, जो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी। इसको हम ये करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ठीक है, और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली कंट्रीब्यूशन पर मिक्स को डिवाइड कर देता हूं रेवेन्यू पर मिक्स पे, और अगर इसको परसेंटेज में निकालूं तो दैट इज 63.78। दिस इज द आंसर ऑफ रिक्वायरमेंट नंबर 1, एवरेज सीएस रेशियो। ठीक है जी। जी, ये जो स्टेटमेंट है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। वो लिख रहा है, जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग एनी फिक्स्ड लेबर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी 55,000 फॉर द ईयर। देखिए, मेरी इस क्वेश्चन के मुताबिक दो फिक्स कॉस्ट हैं, एक लेबर की फिक्स कॉस्ट है, एक ओवरहेड की फिक्स कॉस्ट है। लेबर की फिक्स कॉस्ट ये है और ओवरहेड की फिक्स कॉस्ट ये है। उसने जब स्टेटमेंट लिखी कि जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं उसमें लेबर के अलावा 55,000 है, इसलिए लेबर वाली कॉस्ट को मैंने यहां शामिल नहीं किया, वो अलग रखा है। ठीक है जी। अब इसी तरह बी पार्ट देखें। अब वो कहता है कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ, सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू इन रुपीज, और ये कैसे निकलेगा? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। अब मुझे ब्रेक इवन सेल पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी पार्ट बी में। ठीक है, अब मैं इसी के पार्ट बी में आता हूं, पार्ट नंबर 2।
और ये हमने कैलकुलेट एक्चुअली करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू, यानी इन रुपीस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? इन रुपीस। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसी के आगे लिखता हूं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज सीएस रेशियो। ये मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट और एवरेज सीएस रेशियो। एवरेज सीएस रेशियो में पार्ट 1 में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। अब मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए। पहले मैं फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन करता हूं। अब फिक्स कॉस्ट दो किस्म की है, एक लेबर की और एक ओवरहेड की, जो गिवन है 55,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मैं सबसे पहले लेबर की कॉस्ट लेता हूं। अब उसने दी हुई है लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब क्वेश्चन में देखें तो 110 220। अच्छा, अब इस 220 की अमाउंट का 60% फिक्स्ड है। ठीक है, 60% फिक्स्ड है, तो लिहाजा मैं 220 इंटू 60% लेता हूं। पहले 40% लिया था वेरिएबल, अब फिक्स लेता हूं। और सेकंड है 240 इंटू 60%। तीसरी है 190 इंटू 60%। ये पर यूनिट आई है, मुझे टोटल में चाहिए, यानी यहां पर मुझे टोटल में चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यूनिट्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो 420 है, 400 और 380। तो लिहाजा फिक्स्ड लेबर कॉस्ट जो है वो मेरी कैसे आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 550, 440 एंड दिस वन। अब इन तीनों को सम करने, ये मेरी फिक्स्ड लेबर की कॉस्ट आ गई। और अब मुझे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट चाहिए। क्लियरली लिखा हुआ है कि जनरल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लेबर वाज 55,000, यानी लेबर के अलावा 55,000 है। तो लिहाजा मेरी फिक्स कॉस्ट इन दोनों का सम हो गया। अब ये फिक्स कॉस्ट निकल आई, एवरेज सीएस रेशियो ऊपर है। नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। अब फार्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज सीएस रेशियो। इस पे डिवाइड किया तो 331,407 जो है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ये पहली कैलकुलेशन थी जो मैंने की। अब मुझे बजटेड सेल चाहिए। बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल का जो डिफरेंस है वही मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। अब बजटेड सेल यहां से हम लेंगे, देखिए सेल प्राइस और यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरी बजटेड सेल आ जाएगी। तो सेल्स प्राइस जो है वो गिवन है 1600, 1800 एंड 1400। और मल्टीप्लाई यूनिट्स अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी लिखे हुए 420, 400 और 380। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इज बजटेड सेल्स इन रुपीस। ये ए की सेल आ गई, ये बी की और ये सी की। अब इसको सम करते हैं तो ये मेरी बजटेड सेल, विच इज 1924,000। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 331,407। सो व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। अब ये मैंने दोनों सेल का डिफरेंस दिया, बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, तो 1592
593 जो है वो मेरा ब्रेक इवन सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। वेरिएबल ओवरहेड्स की ये देखिए ये हमारे जो ओवरहेड्स गिवन है ये पर यूनिट, आप क्वेश्चन में देखें तो ये पर यूनिट हमें दिए हैं। दिस वन 110, 120 और 95। ये 110, 120, 95। अब इसके अंदर फिक्स्ड भी शामिल है और वेरिएबल भी शामिल है। अगर इसमें से मैं फिक्स्ड लेस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वेरिएबल आ जाएगा। अगर इसमें से फिक्स्ड लेस कर दूं, अब फिक्स कैसे निकलेंगे? क्वेश्चन के मुताबिक वो कहते हैं जी कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 55,000 है। ठीक है, अब इसको हमने क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स हैं इसमें एलोकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, यानी 55,000 डिवाइडेड बाय 1200। आसान तरीका ये भी है, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की बजाय सिंपल 55,000 को 1200 पे डिवाइड कर देता हूं। ये जो आंसर आया जिसको मैं इस वक्त रेड कलर और येलो कलर कर रहा हूं, ये तीनों में लेस कर देंगे। ठीक है, ये तीनों में लेस कर देंगे। जब लेस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट होंगे जो मैं यहां लेकर आया। ठीक है, अच्छा अब इसके तीसरा रिक्वायरमेंट देखें। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू ब्रेक इवन पॉइंट if the product was sold in the order of most profitable products first। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि बताएं कि ब्रेक इवन पॉइंट में क्या इंपैक्ट आएगा अगर हम मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को पहले सेल करें। यानी मीन कि अगर हम उस प्रोडक्ट को पहले सेल करें जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर आएगा? वहां पर फिर हम एवरेज यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब ये पार्ट सी या पार्ट 3 कर लें। दिस वन अगेन उसी तरह ए बी सी मैं लेता हूं, 3 प्रोडक्ट्स या 3 इक्विपमेंट। अच्छा, अब इसकी मुझे सेल्स प्राइस चाहिए जो गिवन है, जो क्वेश्चन में उसने दी हुई है 1600, 1800 और 1400। ये मैंने 2 डेसिबल तक कन्वर्ट कर लिया। लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। ये देखिए इन तीनों का सम, ये वेरिएबल ओवर दिस वन। ठीक है, और ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन जो ऊपर भी कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन ये मैं अलग से शो कर रहा हूं। 1017.783 और 1129.83 और 914.83। अब देखिए वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इंपैक्ट होगा अगर हम उस प्रोडक्ट को पहले सेल करें जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो मैं पहले CS रेशियो निकालूंगा ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की अलग अलग CS रेशियो, यानी कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, और इसको परसेंटेज में 2 डेसिबल तक कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए मैंने परसेंटेज निकाली तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ए नहीं है, बी नहीं है, सॉरी, क्योंकि आप अमाउंट में देखोगे तो बी नजर आ रही है, जबकि परसेंटेज में सबसे ज्यादा जो आपको कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रही है वो प्रोडक्ट सी है। ठीक है, ये वर्ड जो आपको लिखा हुआ है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, तो याद रखिएगा वो प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है जिसका मार्जिन ज्यादा, अमाउंट ज्यादा ना हो, मार्जिन ज्यादा हो। इसका मतलब है कि ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर ऑफ सेल्स, जिसको रैंकिंग भी कहते हैं, इन अदर वर्ड्स में रैंकिंग। तो रैंकिंग क्लियर हो गई। सबसे पहले मुझे सी को सेल करना चाहिए, फिर ए को सेल करना चाहिए एंड देन बी को सेल करना चाहिए।
ठीक है, तो अब मैं आता हूं उसकी तरफ। ब्रेक इवन, देखिए ये याद रखना है कि मेरी फिक्स कॉस्ट, मैं फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट करता हूं। फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी आ रही है 211,360। अच्छा, अब इसमें जो सी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट, अगर मैं सिर्फ सी प्रोडक्ट को सेल करूं, प्रोडक्ट सी, तो सी प्रोडक्ट जो है वो मेरी कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है 914.83 पर यूनिट, और सी के जो आप यूनिट सेल करोगे वो 380 है। ठीक है, और अगर आप देखें तो 914.83 इंटू 380, तो ये उससे एक्सीड कर रहा है। यानी ये जो प्रोडक्ट सी का जो सेल्स है, कंट्रीब्यूशन जो है, सॉरी सेल नहीं कंट्रीब्यूशन, वो इससे एक्सीड, इसका मतलब प्रोडक्ट सी सिर्फ बेचूंगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा। तो मेरी प्रोडक्ट सी एट ब्रेक इवन क्या आएगा, मैं क्या करता हूं, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देता हूं सिर्फ इसके कंट्रीब्यूशन पे। तो 323,451 जो है रुपीस का रेवेन्यू अगर जनरेट करता हूं तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ प्रोडक्ट सी। तो उसने यूनिट में पूछा है, उससे पूछा सब व्हाट वुड हैपन टू द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यानी पहले ब्रेक इवन पॉइंट जो था वो हमारा 331,407 था। अब अगर हम सिर्फ 323,451 रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, द प्रोडक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट will decline from, देखिए पहले ब्रेक इवन क्या था हमारा 331,407 to rupees 323,451 if most profitable product will be sold at first। ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो फाइनल उसने क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये जो मैं रेड कलर से लिखा, ठीक है, दिस इज द पार्ट सी। ये थोड़ा सा टेक्निकल नेचर का था पार्ट सी, और यही 3 इसमें दिए हुए थे। अच्छा, इससे आगे जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे इसमें ये क्वेश्चन और था वॉइस लिमिटेड, इसको नंबर अलॉट करना रह गया था, उसके साथ मिक्स हो गया था। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, वॉइस लिमिटेड को भी। जी मैं इस पॉइंट को भी रिपीट कर देता हूं, ठीक है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन के इस पार्ट में वो ये कह रहा है कि अगर हम मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को सबसे पहले सेल करें तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने करना ये होता है कि इसमें पहले हर प्रोडक्ट का सेपरेट ब्रेक कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालनी होती है। अब देखिए मैंने क्या किया कि तीनों प्रोडक्ट की सेल प्राइस लिखी, तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकाला, और तीनों प्रोडक्ट की सीएस रेशियो निकाली। अब इसकी बेसिस पर जिस प्रोडक्ट की सीएस रेशियो सबसे हाईएस्ट है, जो कि सी की है, वो आप सबसे पहले सेल करोगे। ठीक है, जब इसके 380 यूनिट सेल करने हैं ना, जब 380 सेल कर लेंगे फिर दूसरी प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे, वो है प्रोडक्ट ए एंड देन बी। ठीक है, तो अब देखिए हमारी फिक्स कॉस्ट तो वही है 211,360 जो हमने यहाँ वर्किंग में कैलकुलेट की थी, दिस वन 211,360। और ये कैसे आई थी कि अगर आपको याद हो कि जो लेबर कॉस्ट है उसको हमने 60% में कन्वर्ट किया था, फिक्स कॉस्ट 60% है, और उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल में कन्वर्ट कर लिया। 55,000 फिक्स्ड ओवरहेड गिवन थी, तो 211,360 फिक्स कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब मैंने ये एक चेक लगाया कि अगर मैं प्रोडक्ट सी के सारे यूनिट बेचूं यानी 380,
अब एक यूनिट जो है वो 914.83 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे। जब इसको मैं 380 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि मैं कम प्रोडक्ट सेल करूंगा, कम यूनिट सेल करूंगा तो ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। तो अब प्रोडक्ट सी का ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला, ये मैं फार्मूला यहां लिख देता हूं। फिक्स कॉस्ट divided by CS ratio of product C most profitable है, इस पे डिवाइड किया तो ब्रेक इवन पॉइंट 323,451 आ गया। इससे पहले जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था वो 330,1,407 था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट में सिर्फ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को पहले सेल करें जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा। नॉर्मल जो हमारी अजम्पशन होती है वो ये होती है कि हम जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनको जब सेल कर रहे हैं तो उस रेशो से सेल कर रहे हैं जो सेल्स मिक्स, यानी एक टाइम में तीनों प्रोडक्ट सेल हो। यहां हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सबसे पहले सेल करना है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आ गया आपका दिस वन। अच्छा, अब आइएगा इसमें वॉइस लिमिटेड में। Messrs. Voice Limited is a small company deals in advanced models of cell phones, specifically LL300 and LV400. Company imports cell phones from China and distribute to retail store across the country. Data related to sales and expenses for the month shown as under. अब सेल भी गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है और उसके अलावा फिक्स एक्सपेंसेस भी दिए हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन कैलकुलेट करो बाय प्रिपेयर कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट एट गिवन लेवल ऑफ सेल। यानी जो आप कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट बनाकर आप ये बताएं कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। ठीक है, ओके। देखिए इसमें आप नंबर ऑफ यूनिट जो है वो हमें नहीं दिए हुए, इसमें सिर्फ दिया हुआ है सेल्स अमाउंट 20,000 है इन रुपीस और उसकी वेरिएबल कॉस्ट 5,000 है, सी 80,000 और 40,000 है। ठीक है, अब यहां पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो मेरे 27,000 है। तो मैं यहां पर वॉइस लिमिटेड में सबसे पहली प्रोडक्ट है LL300 और सेकंड प्रोडक्ट है LV400। सेल्स दी हुई है, सेल्स अच्छा इसकी सेल जो है वो 20,000 है और एलवी की सेल, अच्छा एक मिनट एक देखिएगा, डी से एडवांस मॉडल और सेल फोन स्पेसिफिकली कंपनी इंपोर्ट सेल फोन फ्रॉम चाइना डिस्ट्रीब्यूट टू टेस्ट क्रॉस द कंट्री, डाटा रिलेटेड सेल एक्सपेंसेस फॉर द मंथ आर शो। ठीक है, 20,000 आपने सेल की है ए की, प्रोडक्ट 300 और इसकी 80,000 सेल है। लेस करूंगा इसमें वेरिएबल कॉस्ट जो गिवन है 15,000 और 40,000, इसको लेस करता हूं तो दैट इज कंट्रीब्यूशन। इसका 5,000 कंट्रीब्यूशन आ गया, इसका 40,000 आ गया और ये टोटल अगर कंट्रीब्यूशन निकालूं तो 45,000। ये पहले उसने चूंकि कहा ना प्रिपेयरिंग कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट साथ मांगी हुई है, पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे इसलिए मैं पहले वो बना रहा हूं। नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट उसने हमें दी हुई है 27,000। जब इसको लेस करूंगा तो जो आंसर आएगा दैट इज 18,000 इज द प्रॉफिट फॉर द मंथ। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो ये मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाया। अच्छा अब चूंकि मुझे तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है
तो मैं क्या करूंगा कि एवरेज सीएस रेशियो लेता हूं। एवरेज सीएस रेशियो इस क्वेश्चन में लेने का सिंपल तरीका क्या है कि आप टोटल सेल्स ले लो, टोटल सेल्स, और ऊपर बेशक हेडिंग दीजिएगा एवरेज सीएस, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन नहीं है। तो टोटल सेल्स जो है वो मैं टोटल कॉलम में आता हूं, तो वो है हमारी 100,000, यानी 20,000 प्लस 80,000, ठीक है, 100,000 आ गई। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो हमारे पास 15 प्लस 40 आ गई, 55,000। तो कंट्रीब्यूशन जो टोटल बन रहा है वो वही है जो ऊपर कैलकुलेट किया हुआ आपने, 45,000। अब यहां से मैं एवरेज सीएस रेशियो निकालूंगा, और एवरेज सीएस रेशियो कैसे निकलेगी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब देखिए कंट्रीब्यूशन है मेरा 45,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 100,000, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये 45,000 जो है वो मेरी एवरेज सीएस रेशियो आ जाएगी। ठीक है, अब जब मैंने एवरेज सीएस रेशियो निकाल ली, अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालता हूं मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस एवरेज सीएस रेशियो। अब अगर देखें फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 27,000 डिवाइडेड बाय एवरेज सीएस रेशियो 45,000, यानी अगर मैं 60,000 रुपीस की सेल करूं तो मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। अब इसमें इन दोनों प्रोडक्ट्स का शेयर कितना होगा, वो इस रेशियो से हम ले लेंगे जो रेशियो गिवन है, यानी 60,000 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 100,000, यानी 20% रेवेन्यू इसका होगा और 48,000 रेवेन्यू जो है वो इसका आएगा। ठीक है, यानी 50,000 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 100,000, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया क्वेश्चन नंबर वॉइस लिमिटेड का। दूसरा कहते हैं वेरीफाई योर आंसर कैलकुलेटेड इन वन अबव by preparing contribution income statement as break even level of sale। अब मुझे break even level of sales पे जाकर जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनानी है और वेरीफाई करना है कि ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बनता है। ठीक है, ये पार्ट बी। इनकम स्टेटमेंट, दोनों प्रोडक्ट ले लेते हैं। दिस वन, अच्छा इसमें कह रहे हैं वेरीफाई योर आंसर कैलकुलेट वन बाय कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट एट ब्रेक इवन लेवल से। तो इसमें हमें ये बनाने की जरूरत है, सिंपल टोटल पे बनाना है। ठीक है, टोटल पे अब सेल्स देखिए मेरी कितनी है, तो ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल है मेरे पास 60,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, देखिए अगर मेरा 45% एवरेज सीएस रेशियो है तो एवरेज कॉस्ट 55% आई, 55% ऑफ सेल्स। तो मैं सेल का 55% लेता हूं तो ये आ जाएगा 33,000। अब जब इसको लेस करूंगा दैट इज कंट्रीब्यूशन, 60,000 में से 33,000 लेस किए तो 27,000 जो है वो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और इसमें से मैं लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट जो हमें गिवन है, फिक्स कॉस्ट जो है वो 27,000 है। और जब 27 में से 27 लेस करता हूं तो 0 आंसर आना चाहिए, दैट इज प्रॉफिट, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस
स्टेट, यानी ये वो यानी सेल्स लेवल है जहां पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था दरमियान में वॉइस लिमिटेड का। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 कहा था, वो भी मैं कर देता हूँ। हम नमाज ब्रेक जो है वो 5 o'clock लेंगे, अब वो फिजिबल होगा हाँ सिटी के लिए, तो अभी तो अजान हुई है। ठीक है, आमिर एंड इमरान, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा देखिएगा, पहले पूरा क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। आमिर एंड इमरान incorporated a company by the name of Amir and Imran Private Limited to trade in Blu-ray products acquired from the world's leading consumer electronics, personal computer and media manufacturers including Apple, Dell, Hitachi, HP, JVC, LG, Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, TTK and Thomson, यानी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो ब्रांड्स हैं उनके नेम दिए हुए हैं। During the first year of their operations, the projections prepared showed net income of 300,000 based on sales volume of 300,000 Blu-ray products. The selling price was rupees 24 each, whereas the variable cost recorded was rupees 15 per unit and handling cost of rupees 3 per unit. ये भी variable cost है, ठीक है। Their fixed cost was rupees 900,000 for the entire year. Company is planning to prepare a budget for the coming year and anticipates that unit purchase price will increase by 30%. All calculation being done are without taking into account the effect of taxation. अब requirement ये है, calculate Amir and Imran Private Limited's break-even point for the current year in number of units. और ये 3 marks का question है, इसमें number of units में उसने break-even point आपसे require किया है, ठीक है जी। So let's start it. ठीक, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको लेके चलेंगे। देखिए, मुझे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सबसे पहले कैलकुलेट ये करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है, ठीक है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन है जी हमारे पास आमिर एंड इमरान, इसका पार्ट 1 ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो मैं क्या करता हूं, इसका पहले फार्मूला आपके सामने लिखता हूं ताकि आपके ज़हन मेरे फार्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मुझे ये 2 कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले मैं निकालता हूं फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन के अंदर उसने गिवन है आपके पास फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके पास 900,000, ये आपको नजर आ रही है, दिस वन फिक्स कॉस्ट वाज 900,000, ये फिक्स कॉस्ट गिवन। अब मुझे चाहिए सेकेंडली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसकी कैलकुलेशन करनी है। और ये कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो लिहाजा मुझे सेल्स प्राइस चाहिए, बिल्कुल ऊपर फर्स्ट लाइन में देखिए, द सेलिंग प्राइस वाज रुपीज 24 ईच, यानी सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है वो 24 है। अब इसमें से मैंने लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट पर। वेरिएबल कॉस्ट 2 दी, ठीक है। पहली वेरिएबल कॉस्ट है, वो लिख रही है वेरिएबल कॉस्ट रिकॉर्डेड वाज 15 पर यूनिट। एक तो उसने दी हुई है वेरिएबल कॉस्ट 15 पर यूनिट, और दूसरी उसने दी हुई है वो भी वेरिएबल है, दैट इज नोन एज हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट। हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट जो कि 3 रुपीज है।
अब जब इसमें से सेल्स प्राइस में से मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस करता हूं तो ये जो 6 का आंसर आ रहा है दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब मैं ब्रेकेबल पॉइंट निकाल लेता हूं। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है और क्या फार्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी अगर मैं 150,000 यूनिट सेल करता हूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। ये जो येलो कलर में किया दैट इज द आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड रिक्वायरमेंट जो कि आपकी 3 मार्क्स की है, वो कहता है व्हाट विल बी द कंपनीज नेट इनकम फॉर द कमिंग ईयर if there is a 10% increase in projected unit sales volume। यानी अगले साल अगर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए 10%, तो बताइएगा कि हमारी जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, बजटेड प्रॉफिट। ये पार्ट B2 हम निकालते हैं जिसको आप कह लें बजटेड प्रॉफिट। जी, इसमें हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इसका आसान तरीका है कि इसको आप इनकम स्टेटमेंट बना। अब मुझे सेल्स चाहिए। देखिए, पिछले साल सेल्स कितने यूनिट आपने की थी, क्वेश्चन में आइएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस projections prepared showed net income of 300 based on sales volume of 300,000 ब्लू रेज। यानी पिछले साल हमने 3 लाख यूनिट सेल किए थे और इस साल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये कह रहा है कि अगर 10% मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, 10% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब है इस साल, पिछले साल 3 लाख यूनिट थे, तो इस साल का जो वॉल्यूम है वो 10% अगर बढ़ जाए तो 330,000 यूनिट सेल होंगे। और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं सेल प्राइस से, प्राइस उसने चेंज नहीं की 24 से, तो ये मेरी सेल्स आ जाएगी। यानी 330,000 इंटू 24, 7,920,000 जो है वो मेरी सेल्स आ गई। अब इसमें से मैं लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट दो है, एक वेरिएबल कॉस्ट के नाम से दी हुई है, वो हमें ये ऊपर लिखा हुआ 15 पर यूनिट, और अब अगले साल हम कितने यूनिट बेचेंगे, 330,000 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है जी, एक तो वेरिएबल कॉस्ट ये आ जाएगी और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट हैंडलिंग कॉस्ट है और वो है 3 रुपीज पर यूनिट। यानी 330,000 इंटू 3 जो कि 990,000 आएगा। अब अगर मैं सेल में से ये दोनों अमाउंट लेस कर दूं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आया, 7,920 में से ये दो अमाउंट, दोनों वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी, 1980,000 आ जाएगा। और इसमें से जब मैं लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट, जो क्वेश्चन में ऊपर सबसे ऊपर अगर आप देखें इसी शीट के बिल्कुल फर्स्ट रो में आपको नजर आ रही है 900,000, ये लिंक उसी से करता हूं। जब इसको लेस करता हूं तो दैट इज द प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट थी और रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर 10% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो बताइए कि मेरा प्रॉफिट अगले साल कितना होगा। ठीक है ये। अच्छा, अब इसका 3 पार्ट देखिए। 3 पार्ट में कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ सेल्स in rupees the company must achieve in the coming year to maintain the same net income as projected for the current year if the unit sale price remained at 84। यानी अगर यूनिट प्राइस सेम रहती है और आप कंपनी कितनी अमाउंट का वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन रुपीस जनरेट करे कि कंपनी जो है वो उतना प्रॉफिट मेंटेन कर ले जो उसने प्रोजेक्ट किया था। ठीक है जी।
अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं नेक्स्ट में। लेकिन इसके लिए वही कॉन्सेप्ट जेन में रखना है, टारगेट प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब टारगेट प्रॉफिट मेरा कहां से मिलेगा, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द फर्स्ट ईयर ऑपरेशन प्रोजेक्शन प्रिपेयर्ड नेट इनकम ऑफ 300,000, यानी वो ये कह रहे हैं कि कितना मैं प्रॉफिट यानी सेल्स जनरेट करूं कि मेरा प्रॉफिट जो है वो उतना हो जो प्रोजेक्टेड फॉर द करंट ईयर। कमिंग ईयर नहीं कह रहा, बजट ईयर नहीं कह रहा, करंट ईयर जो ऊपर दिया हुआ है 300,000। तो इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ये है टारगेट सेल्स लेवल। और इसके लिए फार्मूला क्या था कि फिक्स कॉस्ट पहले लेते हैं, और फिक्स कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 900,000, और इसमें डिसाइड प्रॉफिट। प्रॉफिट डिसाइड कितना है, जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया था 300,000। अब मैंने दो चीजें रिकवर करनी, 900,000 प्लस 300,000 यानी 1.2 मिलियन की अमाउंट मैंने जनरेट कर दी। अब उसने कहा है जी सेल्स वॉल्यूम सेल इन रुपीस चाहिए, रुपीस में, तो अब इसके लिए मुझे CS रेशियो चाहिए, यानी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। CS रेशियो निकालते वक्त इस चीज को भी अकाउंट फॉर करना है कि कंपनी इज प्लानिंग टू प्रिपेयर ए बजट फॉर द कमिंग ईयर, एंटीसिपेट यूनिट परचेज प्राइस विल इंक्रीज बाय 30%, यानी अब जो परचेज प्राइस है वो मेरी 30% इंक्रीज हो जाएगी। तो सेल्स प्राइस उसने कहा है कि वो तो सेम रहेगी, वो तो ये थर्ड रिक्वायरमेंट में देखिए वो क्लियरली लिख रहा है कि यूनिट सेलिंग प्राइस रिमेन्स एट 24। तो सेल्स प्राइस पर यूनिट अगर मेरी 24 है तो मैं इसमें से लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, लास्ट ईयर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये ऊपर लिखी हुई है दिस वन 15 थी, लेकिन इस साल वो कह रहा है कि परचेज प्राइस 30% इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं इसका 30% कैलकुलेट करूं इंक्रीज करके तो ये बनता है 20, यानी अगर मैं इसको 2 डेसिबल तक ले लूं तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 19.5। अलबत्ता जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो भी वेरिएबल कॉस्ट है, वो चेंज नहीं हो रही, और वो ऊपर देखिएगा 3 रुपीज पर यूनिट है। अब इसको जब लेस करूंगा इन दोनों को, यानी इन तीनों को जब मैं 24 में से 19.5 और 3 लेस करूंगा तो दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब मैं CS रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूं। CS रेशियो का फार्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, इसको डिवाइड कर दिया सेल्स प्राइस पर यूनिट से, और इसको जब मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 6.25% जो है वो मेरी CS रेशियो आ गई। अब फाइनली मैं टारगेटेड सेल्स निकाल लेता हूं। टारगेट सेल्स कैसे निकलेगी हमारी, अब उसकी तरफ आते हैं। टारगेट सेल्स, इसके लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट प्लस डिसाइड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। अब ये चीज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आप देखें ये फिक्स कॉस्ट प्लस डिसाइड प्रॉफिट है, इसको मैं CS रेशियो से डिवाइड करता हूं, ये 19.2 मिलियन जो है इन रुपीस ये टारगेटेड सेल आ जाएगी। ठीक है, और ये याद रखिएगा ये मैंने जो कैलकुलेशन की है वो इन रुपीस, इन यूनिट्स नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इन रुपीस, इस वजह से हमने इसको इन रुपीस कैलकुलेट किया। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है, वो लिखता है इन ऑर्डर टू कवर अ 30% इंक्रीज इन परचेज प्राइस
अगर वो कहता है जी अगर 30% परचेज प्राइस इंक्रीज होती है जो हमने पढ़ा, इसको कवर करने के लिए for the coming year and still maintain the current contribution margin ratio, और हमारी जो करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है अगर हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं करंट इस वक्त की, तो क्या सेलिंग प्राइस कंपनी को रखनी चाहिए कि वो कमिंग ईयर में उसको मेंटेन कर सके। यानी इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं कहता हूं 30% मेरी परचेज कॉस्ट बढ़ती है, तो क्या सेलिंग प्राइस में रखूं कि मेरी जो सीएस रेशियो है वो वही हो जो इस वक्त है। इसके लिए मुझे क्या करना है, पार्ट 4 के लिए पार्ट 4 बस लिख लेते हैं। करंट सीएस रेशियो पहले निकालना है। करंट सीएस रेशियो जो है ना वो पार्ट 1 से निकलेगी। ये पार्ट 1 में देखें हमने कैलकुलेट किया हुआ है दिस वन। देखें यहाँ पे ना कंट्रीब्यूशन है 6 और सेल प्राइस है 24, यानी मैं यहीं से डाटा उठा लेता हूं, यानी करंट सेल्स प्राइस जो है वो 24 और करंट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 6 है। ये दोनों पार्ट 1 में कैलकुलेट हुआ। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सीएस रेशियो आ जाएगी, ठीक है, और सीएस रेशियो आएगी 6 डिवाइडेड बाय 24 जो कि बन रही है 25%। अब क्वेश्चन ये कहता है जी कि अगर मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो तो बताइएगा क्या सेल प्राइस हो कि मेरा मार्जिन जो है वो 25% रहे। वेरी सिंपल, देखो अब देखे जब आप खुद कह रहे हो कि मेरी सीएस रेशियो जो 25% है, अच्छा अच्छा, पार्ट 2 में इनकम कमिंग ईयर की कैलकुलेट करनी है, उसमें आपने इंक्रीज परचेज प्राइस 30% कंसिडर क्यों नहीं की। अगर आप जरा गौर से अपने ही वर्ड्स को देख ले तो आपका आंसर आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है। आपने खुद लिखा है कि करंट ईयर की कैलकुलेट करनी है इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा। पार्ट 2 जो है इसकी रिक्वायरमेंट में देखें तो रिक्वायरमेंट में करंट ईयर कह रहे हैं। What will be the company net income for the coming year if there is 10% increase in projected sales volume? ठीक है, वो कह रहे हैं कि नेट इनकम आप आज 10 साल की निकालो अगर सिर्फ 10% प्रोजेक्टेड सेल इंक्रीज वॉल्यूम। ये याद रखना है कि जिस वक्त वो जो इंफॉर्मेशन ऊपर दे रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के अलावा अगर वो किसी और वेरिएबल को चेंज करता है तो अज्यूमिंग ऑल द अदर थिंग्स आर रिमेनिंग सेम। लेकिन जब आप प्योरली नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन करोगे तो 30% को इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है, इस वजह से हमने कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा, अब चूंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है तो मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूं, उसके बाद नमाज के बाद आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा बाकी। तो यहाँ पर अगर सीएस रेशियो 75% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी है, दैट इज 75%। यानी अगर 25% आप कह रहे हो कि मेरा सीएस रेशियो है तो 75% जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, डेफिनेटली 75% जो है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है। तो अब नेक्स्ट ईयर की यानी बजटेड वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। बजटेड वेरिएबल कॉस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, ठीक है, और ये कितनी है बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, ऊपर क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में 19.5 और 3 यानी 22.50। अब इट मींस तो फिर बजटेड सेल्स या रिवाइज सेल प्राइस क्या होनी चाहिए। मैं क्या करूंगा 22.50 को डिवाइड कर दूंगा 75% पे, क्योंकि 22.50 जो है वो 75% है। इस पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये जो आंसर आ रहा है दैट इज 30 रुपीज। तो लिहाजा इट मीन्स कि अगर 30% परचेज प्राइस इंक्रीज होती है तो मुझे सेल्स प्राइस को 24 से 30 रुपीज तक लेकर जाना चाहिए ताकि मेरी सीएस रेशो 25 रहे। ठीक है, अब जरा 10 मिनट की ब्रेक ले लें नमाज के लिए, उसके बाद फिर शुरू करें। थैंक यू।
ठीक है जी। अब इसमें इस क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन इसमें हर प्रोडक्ट का पहले अलग ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, क्योंकि दोनों की फिक्स कॉस्ट सेपरेट गिवन है 100,000 200,000, ये दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट निकाला और इसको रुपीज में कन्वर्ट किया। दूसरे दूसरे पार्ट में एज अ होल निकाला, यानी एक फिक्स कॉस्ट ली और उसको एवरेज पे डिवाइड करके आपने ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट भी जो है वो 450,000 ही है, और सिंगल प्रोडक्ट अगर सेपरेटली निकालता हूँ तब भी 450,000 आ रहा है। ठीक है, ये इसमें फर्क है इसमें इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। अच्छा, कंक्लूजन में देखें तो if we calculate the break-even point of each product separately or in aggregate, the break-even point of rupees is equal to 450. However, number of units are different because of using mix ratio in composite method. ठीक है, बेसिकली होता ये है कि अब अगर मैं चाहे सिंगल प्रोडक्ट का निकालूं या टोटल का निकालूं, यानी एग्रीगेट निकालूं, तो टोटल में तो फर्क नहीं आता, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स में फर्क आ जाता है। यानी इस तरह मिक्स चेंज होता है कि यहाँ पर देखें तो 25 और 25 आ रहा है दोनों का यूनिट्स में, जबकि यहाँ पर एक यूनिट 40,000 है और एक 17,000 है। ठीक है, लेकिन टोटल अगर आप देखें तो दोनों का सेम आएगा। बस ये इंटरप्रेट करना होता है इस क्वेश्चन में। अच्छा जी, अब हमने रेलिवेंट कॉस्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद अब इसके क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसके बाद शेयर करूंगा, जो मजीद जो क्वेश्चंस हैं पास पेपर्स के। ठीक है, तो आज जो रिमेनिंग हमारी क्लास टाइम है इसके अंदर हम एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग में आता है, लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी। अच्छा जी, व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर? हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर इज एनी फैक्टर which limits the entity या organization to produce more units। समटाइम ऐसा होता है कि आपके कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिट कर जाते हैं। रिसोर्सेज मीन कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो आपकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, उसकी वजह से हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही होती, उसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्शन प्लांट हो, उसकी एक लिमिट होती है कि उससे ज्यादा यूनिट नहीं बना सकता। ठीक है, अब आपकी मार्केट डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो आपने उसी प्रोडक्ट यानी उसी लिमिटेशन में रहते हुए इस तरह यूनिट बनाने हैं कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। यानी इस थ्योरी का जो बेसिक आप कह लें कि ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स अंडर लिमिटिंग कंडीशंस। या जो हमारी लिमिटिंग कंडीशंस हैं उसके अंदर रहते हुए आप किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें और प्रोड्यूस करें कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। सपोज कंपनी आर प्रोड्यूसिंग 2 और 3 प्रोडक्ट्स और हमारे पास जो मशीन आवर्स अवेलेबल है वो लिमिटेड है और मार्केट डिमांड जो है वो ज्यादा है। ऐसी सूरत हाल में आप तमाम जितनी मार्केट डिमांड है उतने यूनिट नहीं बना सकते। आप उतने यूनिट बना सकते हो जितने आपके पास रिसोर्स हैं। यानी इसका मतलब हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो हमारा यहाँ पर मशीन आर हो गया। तो उन मशीन आर में मैं किस किस प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट बनाऊं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम एक यानी जो प्रोडक्ट्स को इस तरह आप प्रोड्यूस करें कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो यहां पर हमें जो कैलकुलेट करना होता है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स, यानी मीन कि मैं कितने यूनिट प्रोड्यूस करूं ऑफ ईच प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्शन मिक्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये बात है एक से ज्यादा यूनिट्स प्रोडक्ट्स हैं, मिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट।
ठीक है। तो ये बेसिक जो मैंने खास तौर पे ये चीज लिखी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि हमें जो कैलकुलेट करना होता है कि वो ये होता है कि कितने कितने यूनिट किस प्रोडक्ट के मैं तैयार करूं तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। उस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, अब जब भी लिमिटिंग फैक्टर आएगा तो आपने इसको एक अप्लाई करना है एक मेथड जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मेथड। इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको अगेन कंट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। कंट्रीब्यूशन अभी हमने पढ़ा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर कंट्रीब्यूशन जब निकालना है तो ये क्रॉस कंट्रीब्यूशन होता है, यानी हियर कंट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू। यानी अगर हम सीवीपी में जाएं, जो अभी हमने पढ़ा चैप्टर डिस्कस किया, जो आज हमने थोड़े से क्वेश्चन किए, वहां पर वेरिएबल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट लेस होती हैं, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट भी और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी। लेकिन यहां पर लिमिटिंग फैक्टर में चूंकि हमारा डिसीजन सिर्फ प्रोडक्शन मिक्स से रिलेटेड है, तो लिहाजा सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट लेस करूंगा, सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन वेरिएबल कॉस्ट हम लेस नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहां पर जब कंट्रीब्यूशन मेथड में हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपके कुछ डिफरेंट स्टेप्स होंगे। तो पहला स्टेप तो ये है, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। समटाइम तो क्वेश्चन में ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि गिवन होता है, लेकिन समटाइम दो लिमिटिंग फैक्टर दिए होते हैं, यानी रिसोर्सेज जो दिए होंगे वो लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको लिमिट कौन कर रहा है, यानी लिमिटिंग फैक्टर आपके लिए क्या है। ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं ब्रीफ एग्जांपल लूंगा। सपोज कंपनी ABC is producing 3 products A, B and C. The relevant data is given to them. Product A, product B and product C. यहां पर मैं लिखता हूं जी मैक्सिमम डिमांड इन यूनिट्स। ए के 500 मैक्सिमम डिमांड है, बी की 400 है और सी की 200। ठीक है। और यहां मैं लिखता हूं मशीन आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए प्रोडक्ट ए को 2 मशीन आवर्स चाहिए, बी को 3 और सी को 4। और उसके बाद लेबर आवर्स पर यूनिट, ए को बनाने के लिए हमें 6 लेबर आवर्स चाहिए, बी को बनाने के लिए 4 और सी को बनाने के लिए 2 लेबर आवर्स चाहिए। ठीक है। और नीचे वो लिखता है अवेलेबल रिसोर्सेज आर मशीन आवर्स अवेलेबल 3,500 और लेबर आवर्स अवेलेबल 4,500। ठीक है, या 4,600 ये अवेलेबल आवर्स। अच्छा, अब देखिए ये जहां पर हमें वो कहता है आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग फैक्टर। देखिए लिमिटिंग फैक्टर कैन बी मशीन आवर और लिमिटिंग फैक्टर इज कैन बी अ लेबर आवर। हमें कैसे पता लगेगा इनमें लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? देखिए याद रखिएगा, अगर मैं तमाम यूनिट बना सकता हूं किसी एक रिसोर्स से, तो याद रखिएगा वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा।
अगर ये तमाम यूनिट मेरे ना बन सकें किसी भी एक रिसोर्स से, तो वो लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो इस चीज को अब हम कैलकुलेशन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से अब मैं छोटा सा ब्रीफली सॉल्यूशन बनाऊंगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं मशीन आवर्स को। ठीक है, मेरे पास मशीन आवर्स अवेलेबल कितने हैं? पहले तो हम लिखते हैं अवेलेबल आवर्स। तो ये यहां पे लिख देते हैं अवेलेबल आवर्स है मेरे पास 3500। ठीक है, 3500। अच्छा, अब मैंने प्रोडक्ट ए को अगर बनाना है, प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए पे कितने मशीन आवर्स लगेंगे? प्रोडक्ट ए की 500 डिमांड है और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 मशीन आवर्स चाहिए। इसका मतलब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, आई नीड 1000 मशीन आवर्स। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी के मुझे मैक्सिमम कितने यूनिट बनाने? I have to produce 400 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, और प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 3 मशीन आवर्स चाहिए। तो ये अगर कैलकुलेट करें तो 400 इंटू 3 1200 मशीन आवर्स चाहिए होंगे प्रोडक्ट बी के लिए। प्रोडक्ट सी 200 यूनिट बनाने और एक यूनिट को बनाने के लिए 4 मशीन आवर्स चाहिए मुझे, तो विच इज 800। अब अगर इसको लेस करता हूं तो देखें कितने मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कितने यूटिलाइज होंगे। देखें इसको अगर मैं टोटल करूं सबको, ये 500 प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये सरप्लस मशीन आवर्स अवेलेबल है। यानी मेरे पास मशीन आवर्स इतने अवेलेबल हैं कि अगर इसमें से मैं सारे यूनिट्स बना भी लूं, मैक्सिमम डिमांड फुलफिल भी कर लूं, तब भी मेरे पास मशीन आवर्स अवेलेबल है। सो इट इज ऑब्वियस कि मशीन आवर इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। ये मेरा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब यही एक्सरसाइज हम करेंगे लेबर आवर्स पे। ठीक है जी, तो मैं उसी तरह लिखता हूं जी, अवेलेबल आवर्स कितने हैं लेबर के? लेबर के मेरे पास आवर्स अवेलेबल है 4600। अब इसमें प्रोडक्ट ए को अगर मैं बनाता हूं, प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 500 यूनिट को बनाने के लिए मुझे 6 लेबर आवर्स चाहिए, यानी 3000 लेबर आवर्स चाहिए होंगे प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए। प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 400 यूनिट को बनाने के लिए आई नीड 4 आवर्स पर यूनिट विच इज 1600। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट सी को बनाने के लिए 200 इंटू 2 आई नीड 400 लेबर आवर्स। ठीक है, जब इसको लेस करता हूं, प्लस माइनस करता हूं, तो देखें आंसर क्या आता है? ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी इट मींस शॉर्टेज ऑफ लेबर आवर्स। यानी अगर मैं ये सारी डिमांड फुलफिल करना चाहता हूं तो मेरे पास 400 आवर्स जो है वो शॉर्ट हो रहे हैं। सो इट मींस इन अदर वर्ड्स आई कैन से वेरी इजीली कि इन 4600 यूनिट्स में ए बी सी की मैक्सिमम डिमांड फुलफिल नहीं हो सकती। देयरफॉर लेबर और आवर इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ये पहला स्टेप होता है क्वेश्चन में, अगर जिस क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग फैक्टर गिवन ना। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से लिख रहा हूं दैट इज आंसर कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, इज अ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। अच्छा, अब यहां एक पॉइंट बड़ा अहम है। अगर फर्ज कीजिएगा मैं पहला कैलकुलेट करता हूं मशीन आवर और वो लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है, तो क्वेश्चन ये है कि लेबर को भी कैलकुलेट करने की जरूरत है। हालांकि जब मैं लेबर को कैलकुलेट करूंगा भी तो वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, तो आंसर इज यस, आपने उसको भी कैलकुलेट करना है क्योंकि दोनों कैलकुलेशन का 1-1 मार्क होता है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी लिमिटिंग, 2 लिमिटिंग फैक्टर नॉर्मली दिए होते हैं क्वेश्चन में, उनमें से एक लिमिटिंग होगा, यानी 2 रिसोर्सेज गिवन होंगे, उनमें से एक गिवन होगा, दोनों गिवन होंगे, एक लिमिटिंग होगा। और लिमिटिंग वो होगा जो शॉर्टेज है, यानी जिसमें ये सारे यूनिट नहीं बन सकते। ये मेरा पहला स्टेप होता है क्वेश्चन में, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है लिमिटिंग फैक्टर। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? स्टेप नंबर 2,
हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी हर प्रोडक्ट का हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, जो यकीनन क्वेश्चन में गिवन होगा। ये वैसे मैं वैल्यू लूंगा आपको समझाने के लिए। यहां पर प्रोडक्ट ए बी सी, सपोज वो कहता है जी सेल्स प्राइस जो है पर यूनिट प्रोडक्ट ए की 250 है, बी की 200 और सी की 180। अब इसमें से मैं लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड होगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर कहीं पे नॉन प्रोडक्शन दी भी हो तो उसको आपने इग्नोर कर देना, ठीक है। अब इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है, सपोज वो 120 रुपीस है, 125 कर देते हैं। इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 100 रुपीस है, और इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 80 रुपीस, 85 रुपीस, ठीक है। तो जब मैं इसको लेस करूंगा तो दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मेरा सेकंड स्टेप होता है, और ये आपको सीवीपी में भी हम पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ सीवीपी और इसमें जो फर्क है वो मैं बड़ा जरा ऑब्वियसली क्लैरिटी में बताता हूं कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में ओनली प्रोडक्शन रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट शुड बी अकाउंटेड फॉर, यानी सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड जो फिक्स कॉस्ट है वो आपने अकाउंट फॉर करनी है। नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट आपने यहां से लेस नहीं करनी। अच्छा, अब जब मैं लेस करता हूं तो ये बड़ा क्लियर बता रहा है कि प्रोडक्ट ए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। हो सकता है प्रोडक्ट बी ज्यादा बेनिफिशियल हो। कैसे, जरा चेक करते हैं इस चीज को कॉन्सेप्चुअली। देखिए, मैं अगर एक यूनिट बनाता हूं, बड़ी सिंपल सी मैं एग्जांपल लेके कर रहा हूं कि इफ वी आर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, चलो इस तरह कर लेते हैं, हम और आसान कर लेते हैं। सपोज वी हैव ओनली 12 लेबर आवर्स, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 12 लेबर आवर्स अवेलेबल है, और ये मुझे ये बता रहा है कि जी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सी प्रोडक्ट दे रही है, प्रोडक्ट ए। तो मैं जरा ए की तरफ आता हूं और मैं कहता हूं कि इफ ए इज प्रोड्यूस ओनली, अगर मैं ए को प्रोड्यूस करता हूं तो ए के मुतालिक वो लिखता है कि 6 आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करने के लिए 6 आवर्स चाहिए। तो और मेरे पास अगर 12 लेबर आवर्स मौजूद हैं, सो हाउ मेनी यूनिट्स आई कैन प्रोड्यूस इन 12 आवर्स? वी कैन प्रोड्यूस ओनली 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। कैसे? क्योंकि मेरे पास 12 आवर्स हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 6 आवर्स चाहिए। तो इसका मतलब अगर 6 आवर्स में 1 यूनिट बनता है तो 12 आवर्स में 2 यूनिट बनेंगे। तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? प्रोडक्ट ए अगर मैं बनाता हूं 2 यूनिट बनेंगे, और एक यूनिट जो हमने कैलकुलेट किया 125 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगा, विच इज 250। यानी इसका मतलब 12 आवर्स में अगर मैं प्रोडक्ट ए बनाता हूं तो 250 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगा। और अगर मैं कहता हूं इफ प्रोडक्ट बी इज प्रोड्यूस्ड ओनली, अब मैं अगर सिर्फ प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करता हूं तो देखिए, बी को प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 4 आवर्स चाहिए। If we have 12 labor hours, how many units of product B can be produced from 12 labor hours? So obviously answer is 3 units. यानी इसका मतलब है we can produce only 3 units of product B. तो अब अगर मैं 3 यूनिट बनाता हूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया? 3 into
100, क्योंकि प्रोडक्ट बी 100 कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रही है जो कि ए प्रोडक्ट से कम है। लेकिन टोटल में देखो तो ए का जो है वो कंट्रीब्यूशन कम है और बी का ज्यादा है। तो लिहाजा ये याद रखिएगा कि ये जो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं, इसकी बेस पे कभी भी आपने ये डिसाइड नहीं करना कि किस प्रोडक्ट को पहले बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसकी बेस पे डिसाइड करूं तो ये बड़ा क्लियर बता रहा है प्रोडक्ट ए को पहले प्रोड्यूस करो, फिर प्रोडक्ट बी को, एंड देन प्रोडक्ट सी को। मैंने सी अभी कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ ए और बी की। तो यहां बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट ए जो है वो कम प्रॉफिट दे रही है और बी ज्यादा दे रही है। और इस लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी में हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमने ऊपर मैंने लिखा भी था। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। तो लिहाजा अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। पर लिमिटिंग फैक्टर, जो भी लिमिटिंग फैक्टर है उसकी बेस पर आप कंट्रीब्यूशन निकालो। यानी यही चीज मैं दोबारा लाता हूं, मैं स्टार्ट लेता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 125, 100 और 95। इसको मुझे कन्वर्ट करना है पर लिमिटिंग फैक्टर में, और लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर है। इसका मतलब है कि आई हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर मीन कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। तो लिहाजा इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 6 लेबर आवर चाहिए, प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 4 लेबर आवर चाहिए, प्रोडक्ट सी को बनाने के लिए 95 चाहिए। जब इसको डिवाइड करूंगा तो दैट इज कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। 125 डिवाइडेड बाय 6, 100 बाय 25 और 95 बाय 2। अब देखें जब मैंने ये कैलकुलेट किया, अब इसकी बेसिस पे स्टेप 4 में जाऊंगा। ये तो स्टेप नंबर 3 था। Now the step 4 is a very simple. Rank the products. यानी किस प्रोडक्ट को पहले बनाना चाहिए मुझे, दूसरे नंबर पे किसको बनाना चाहिए और थर्ड पे किसको बनाना चाहिए। और याद रखिएगा रैंकिंग इसकी बेस पे नहीं होनी, बल्कि पर लिमिटिंग फैक्टर की बेसिस पे होगी। अब अगर मैं रैंकिंग करूं तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो जनरेट करके दे रही है वो प्रोडक्ट सी है। इट शुड बी प्रोड्यूस फर्स्ट, देन बी एंड फाइनली ए। यानी ये मेरी रैंकिंग आ चुकी है जो लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप। जब रैंकिंग हो गई अब मैं स्टेप 5 पे आता हूं और आंसर कैलकुलेट करूंगा, और मैं कैलकुलेट करूंगा ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स। और इसके लिए एक छोटी सी टेबल बनानी होती है ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स के लिए। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? जो भी लेबर आवर्स हमें दिए होंगे, जो भी हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि यहां लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स, मैं यहां लेबर आवर्स लिख लेता हूं। मेरे पास कितने लेबर आवर्स अवेलेबल है टोटल? ये देखिएगा 4600, 4600 लेबर आवर्स मेरे पास अवेलेबल है। और यहां पर मैं यूनिट्स लिख लेता हूं, जो यूनिट प्रोड्यूस करूं। अब रैंकिंग के मुताबिक सबसे पहले मुझे किसको प्रोड्यूस करना है? प्रोडक्ट सी को। ठीक है, अब प्रोडक्ट सी की डिमांड कितनी है? क्वेश्चन के मुताबिक देखिए प्रोडक्ट सी की डिमांड 200 यूनिट है और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 लेबर आवर्स चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं 200 यूनिट बनाता हूं तो कितने लेबर आवर चाहिए? 400। तो लिहाजा प्रोडक्ट सी के जो है मैं पूरे 200 यूनिट बनाऊंगा, और 200 यूनिट को बनाने के लिए मुझे 400 लेबर आवर्स लगेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास कैरी करेंगे 4200 आवर्स। अब रिमेनिंग आवर्स रह गए मेरे पास 4200।
अब रैंकिंग के मुताबिक मुझे सेकंड प्रायोरिटी देनी है प्रोडक्ट बी को। अब प्रोडक्ट बी को देखते हैं कितनी डिमांड थी। प्रोडक्ट बी की 400 डिमांड है और 4 लेबर आवर्स लगेंगे एक यूनिट को बनाने के लिए। तो अगर मैं 400 यूनिट बनाता हूं तो 400 इंटू 4 मुझे 1600 लेबर आवर्स यूज करने पड़ेंगे लेबर के। जब इसको यूज करता हूं तो मेरे पास रिमेनिंग जो लेबर आवर्स हैं वो 2600 रहेंगे। अब ऑब्वियसली अब फाइनल में प्रायोरिटी दूंगा प्रोडक्ट ए को। अब देखें प्रोडक्ट ए की तरफ अगर आए तो प्रोडक्ट ए की डिमांड कितनी है 500 यूनिट और एक यूनिट को बनाने के लिए 6 लेबर आवर्स चाहिए। 500 यूनिट और एक यूनिट को बनाने के लिए 6 लेबर आवर्स चाहिए। अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो वी नीड 3000 लेबर आवर्स। मेरे पास तो 3000 लेबर आवर्स है ही नहीं, मेरे पास तो है ही 2600 लेबर आवर्स। तो लिहाजा अब जितने भी लेबर आवर्स हैं वो सारे मैं यूटिलाइज करूंगा in order to produce the product A। अब इसमें कितने यूनिट बन सकते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 6 आवर्स चाहिए, यानी 2600 डिवाइडेड बाय 6। तो मैं 433 यूनिट बना सकता हूं राउंडिंग में। अब हालांकि मेरी डिमांड जो है वो 500 यूनिट्स है, ये देखिएगा जो डिमांड है वो 500 है, लेकिन ड्यू टू लिमिटिंग फैक्टर मैं इसके यूनिट पूरे नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ये जो मैंने अब रेड कलर से आपके सामने ये किया, दिस इज द आंसर। इसको कहते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स, यानी वी हैव टू प्रोड्यूस 433 units of product A, 400 units of product B, and 200 units of product C at to maximize the profit। अगर इस मिक्स को मैं चेंज करता हूं तो मेरा प्रॉफिट कभी भी मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन में। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने बनाई है ये स्टेप बाय स्टेप है, यानी स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल बनाई। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने पहले पूरी एग्जांपल बनाता हूं, उसके बाद इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल। Company is producing 2 products, beta and zeta. The relevant details are given as under. Product beta and product zeta. सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है बीटा की वो 500 है, जीटा की 700 है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बीटा की 300 और 450। ओके, अच्छा अब इसके बाद मैं लिखता हूं जी मैक्सिमम डिमांड इन यूनिट्स। बीटा के 1000 यूनिट की डिमांड है और जीटा के 500 यूनिट की डिमांड है। और यहां लिखता हूं मैं लेबर आवर्स यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे 6 लेबर आवर्स चाहिए और जीटा को बनाने के लिए 4। और मशीन आवर्स की बात करता हूं, प्रोडक्ट बीटा को बनाने के लिए मुझे 10 लेबर आवर्स चाहिए, 5 लेबर आवर्स चाहिए, और जीटा को बनाने के लिए 10 लेबर आवर्स चाहिए। ठीक है, और नीचे लिखता हूं अवेलेबल रिसोर्सेस आर मशीन आवर्स। लेबर आवर्स पहले लिख लेते हैं, अब मैंने लेबर को पहले लिखा, $9,000 और मशीन आवर्स 9,000, यानी मेरे पास 9,000 ही लेबर आवर्स हैं और 9,000 ही मशीन आवर्स हैं। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कैलकुलेट ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स
अंडर लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन, यानी जो इस वक्त हमें लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है उसके मुताबिक ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स कैलकुलेट कर। अब मैंने यहाँ प्रोडक्ट दो की हैं लेकिन स्टेप वही फॉलो करने। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको सामने स्टेप लिखे थे इसको तरीका क्या होता है? देखिए इसमें जो स्टेप नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, ये सेपरेट करना है। स्टेप 2, 3, 4, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4, ये तीनों एक ही टेबल पे करने हैं, कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। और स्टेप 5 जो है ये सेपरेट आएगा। अब ये मैं प्रॉपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से कर रहा हूं, तो पहला स्टेप तो वही करना है। पहले मैं देखता हूं, मैं लिखता हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी पहला काम मैंने यही करना है कि लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए पहले मैं लेता हूं जी लेबर आवर्स। अवेलेबल लेबर आवर्स कितने हैं मेरे पास? जरा देखते हैं लेबर आवर्स अवेलेबल जो है क्वेश्चन के मुताबिक 9000। अगर मैं प्रोडक्ट ए को बीटा को बनाता हूं, बीटा के मैक्सिमम डिमांड 1000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 6 लेबर आवर्स चाहिए, तो 1000 इंटू 6, यानी 6000 लेबर आवर्स चाहिए होंगे। प्रोडक्ट जीटा को बनाने के लिए आई नीड, उसकी डिमांड है 500 यूनिट्स और एक यूनिट को बनाने के लिए 4 लेबर आवर्स चाहिए, तो विच इज इक्वल टू 500 इंटू 4। अब जरा इसको लिखते हैं, सॉरी माइनस कर दी, 4 इंटू 4, ये 2000। अब इनको जरा प्लस माइनस करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आंसर इज इन प्लस। प्लस का मतलब है कि दीज आर सरप्लस लेबर आवर्स। क्योंकि ये सरप्लस है, इट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। मैं नीचे लिखूंगा लेबर इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अब इसी तरह से मैं इसके सामने मशीन आवर्स की कैलकुलेशन करता हूं। अवेलेबल मशीन आवर्स, अब मेरे पास कितने मशीन आवर्स अवेलेबल हैं? वो भी 9000 है। अब इसमें अगर मैं प्रोडक्ट बीटा को बनाता हूं, बीटा के जो डिमांड है वो 1000 यूनिट्स है और एक यूनिट को बनाने के लिए 5 मशीन आवर्स चाहिए, 5 मशीन आवर्स। इट मींस 1000 इंटू 5, 5000 मशीन आवर्स यहां पर यूज हो जाएंगे। फिर प्रोडक्ट सीटा, प्रोडक्ट सीटा के 500 यूनिट बनाने हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 10 मशीन आवर्स चाहिए। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 500 इंटू 10 तो 5000 आएंगे। और अगर इसको टोटल करूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी शॉर्टेज ऑफ मशीन आवर्स, यानी मशीन आवर्स मेरे पास सफिशिएंट नहीं है। मेरे पास इतने मशीन आवर्स नहीं है कि मैं सारे के सारे यूनिट बना सकूं। सो मशीन आवर्स, मशीन आवर इज लिमिटिंग फैक्टर। ये स्टेप आपने सेपरेट करना होता है, ठीक है। ये वाला जो अभी मैंने आपके सामने किया, फाइनल डिसाइड करना होता है कि जो आपको रिसोर्सेज गिवन है, क्या उन रिसोर्सेज में लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, सॉरी उसमें लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है वो आइडेंटिफाई हमें करना हो। वंस इट इज highlighted and identified, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप एक ही टेबल पे करेंगे और इसके लिए हम प्रोडक्ट के नेम लिखते हैं बीटा और जीटा। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई हेडिंग नहीं देनी। मुझे पहले कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो कैसे निकलेगा, यानी सेल्स प्राइस लेता हूं, ये देखिएगा सेल्स प्राइस, इसकी सेल्स प्राइस है 500 और जीटा की सेल प्राइस है 700। अब इसमें से लेस करता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वो क्वेश्चन में गिवन है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 300 और 450। जब इसमें से लेस करूंगा तो जो आंसर आएगा दैट इज नॉन एज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये पहला स्टेप होता है इसमें, यानी जिसको स्टेप नंबर 2 कहते हैं।
यहां तक मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट हो गया। लेकिन इसकी बेस पे रैंकिंग नहीं करनी, क्योंकि ये तो बड़ा क्लियर बता रहा है कि जीटा जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे रहा है। हो सकता है कि बीटा ज्यादा बेटर हो जीटा से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड इट बाय मशीन आवर्स पर यूनिट। अब मशीन आवर्स पर यूनिट पे डिवाइड करता हूं। अब प्रोडक्ट बीटा को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स चाहिए, 5, और जीटा को बनाने के लिए 10। जब इसको डिवाइड करूंगा तो नाउ द आंसर इज कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर विच इज मशीन आवर। ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर है। अगर 1 घंटा मशीन चलती है तो मेरा ये कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देती है 200 डिवाइड बाय 5, 40 और जीटा जो है वो 25। ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा, यानी स्टेप नंबर 3 इस टेबल का सेकंड, ओवरऑल स्टेप नंबर 3। और ये देखें एक ही टेबल पे मैंने इसको कैलकुलेट किया। और इसके बाद नीचे आपने रैंकिंग करनी है, और रैंकिंग में ये डिसाइड करना है किस प्रोडक्ट को मुझे पहले बनाना चाहिए और किस प्रोडक्ट को बाद में। इज वेरी क्लियर कि जीटा जो है वो कंट्रीब्यूशन कम दे रही है 25, और बीटा जो है वो 40 का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है। सो बीटा शुड बी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंड जीटा शुड बी प्रोड्यूस्ड ऑन सेकंड प्रायोरिटी। इसकी जो रैंकिंग है जो प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो गई, ठीक है, फर्स्ट बीटा एंड सेकंड जीटा। जबकि यहां से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखे तो जीटा ज्यादा बेटर नजर आती है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे फाइनली जो आखिरी स्टेप है उसके लिए टेबल अलग रखनी होती है, उसको हम कहते हैं टेबल ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स। अब इसमें जो भी हमें लिमिटिंग फैक्टर दिया है वो लिख लेंगे। जैसे यहां पर मशीन आवर्स, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा अवेलेबल। देखिए मशीन आवर्स मेरे पास कितने अवेलेबल हैं वो यहां लिख लेते। क्वेश्चन के मुताबिक अवेलेबल मशीन आवर्स जो है वो 9000 है। अब मैंने इसमें से यूनिट बनाने हैं बीटा और जीटा के। किसको पहले बनाना चाहिए, जिसकी रैंकिंग फर्स्ट आ रही है। सो वी शुड प्रोड्यूस बीटा फर्स्ट, प्रोडक्ट बीटा। अब बीटा के कितनी डिमांड है ये देख लेते हैं। बीटा की जो मैक्सिमम डिमांड है 1000, और बीटा को बनाने के लिए मुझे 5 मशीन आवर्स चाहिए। तो 1000 इंटू 5 जो कि बनेगा 5000, यानी इसका मतलब बीटा के मैं पूरे 1000 यूनिट बनाऊंगा, ठीक है। अब जब मैं बीटा के 1000 यूनिट बनाता हूं तो मेरे पास जो अवेलेबल मशीन आवर्स हैं वो सिर्फ 4000 होंगे, और यकीनन इसमें मैंने बनानी है प्रोडक्ट जीटा। अब जीटा के मैं सारे यूनिट नहीं बना सकता, जरा चेक कर लेते हैं। देखिए जीटा की डिमांड जो है वो 500 है, यानी 500 यूनिट आपने बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने के लिए 10 मशीन आवर्स चाहिए, यानी आई नीड 5000 मशीन आवर्स। जबकि मेरे पास अवेलेबल आवर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4000 है। सो आई कैन यूज मैक्सिमम ऑफ 4000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जीटा। और 4000 यूनिट में कितने यूनिट बन जाएंगे इसकी कैलकुलेशन यहां शो करता हूं। 4000 डिवाइडेड बाय 10, यानी 10 यूनिट 10 मशीन आवर्स पर एक यूनिट बनेगा, और 4000 मशीन आवर्स पे मैं मैक्सिमम जो यूनिट बना सकता हूं वो 10 है। यानी दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया कि बीटा के 1000 यूनिट्स और जीटा के अगर मैं 400 यूनिट बनाता हूं तो ये मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इट इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम जो आपको एग्जाम में प्रोडक्ट्स देता है वो 3 तक ही आती है, ठीक है। तो इसके अभी और मजीद चीजें हैं, अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पे इसको लिया। अब इसमें अभी तो हमने सिर्फ मैक्सिमम डिमांड डिस्कस की है, इसके बाद मिनिमम डिमांड की तरफ भी हम मूव करेंगे, ठीक है। तो अब मैं जरा आप लोगों को क्वेश्चन देख लूं कोई है।
अच्छा, अब आपने क्वेश्चन ये किया कि सपोज टू और मोर लिमिटिंग फैक्टर्स आर लिमिटिंग, देन व्हिच फैक्टर वुड बी कंसीडर फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। देखो, अगर दोनों लिमिटिंग फैक्टर होंगी तो फिर इस थ्योरी को इस तरह अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल यूज होता है। एट द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो अलग से हम जो सिलेबस में जितना हिस्सा है वो हम करेंगे, ठीक है, उसके लिए सेपरेट होता है। Number two, if the result of identification of limiting factor is as none of the factor is limiting, then what would be done by us? There is no need to solve anything. Because अगर आपका कोई limiting factor नहीं है, we are able to fulfill the market demand, then there is no need to make any calculation. So जितनी demand है बस fulfill कीजिएगा और आप profit maximize करें। इसमें तो issue नहीं, issue वहां पर आता है जहां पर आप जो units हैं वो properly apply नहीं हो सकते, यानी आप वो सारे यूनिट नहीं बना सकते, ठीक है जी। इसके अलावा यहां से भी क्वेश्चन देख लें, डिवीजन बाय 10, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, रिपीट डिवाइडेड बाय 6, ओके। अच्छा, ठीक है। देखिए, एक तो इस क्वेश्चन के हवाले से है, इस क्वेश्चन के हवाले से मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, ये हमने इसको 6 पर डिवाइड क्यों किया पिछली एग्जांपल में, यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेट किया था, ये कैसे कैलकुलेट हुआ था कि मेरे पास 2600 लेबर आवर्स है और एक यूनिट को बनाने के लिए 6 लेबर आवर्स चाहिए। मैं 6 पे क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ये आंसर क्वेश्चन है आपका, वेरी सिंपल। जब मेरे पास सपोज आप, मैं कहता हूँ आपके पास 50 आवर्स है और आपने इसमें आप एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लगेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप कितने यूनिट बना सकते हो इन 50 आवर्स में, आप क्या करोगे? 50 डिवाइडेड बाय 2। वही काम यहां हमने किया कि 2600 मेरे पास लेबर आवर्स अवेलेबल हैं और एक यूनिट जो है प्रोडक्ट ए का बनाने के लिए, ये देखिएगा, प्रोडक्ट ए का बनाने के लिए 6 लेबर आवर्स चाहिए, तो इसका मतलब 2600 आवर्स में मैं 433 यूनिट्स बना सकता हूं, ठीक है। इसी तरह यहां पर जो 10 डिवाइड किया, सेम कॉन्सेप्ट, बिकॉज मेरे पास 4000 मशीन आवर्स अवेलेबल हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 10 मशीन आवर्स चाहिए। अगर 4000 अवेलेबल है, एक यूनिट 10 आवर्स में बनता है, तो मैं 400 मैक्सिमम यूनिट बना सकता हूँ। तो 4000 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि जो पिछले क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो सेम क्यों है। देखिए, इस अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में जाएं, जो हमारे इससे पिछले लेवल में आप पढ़ चुके हो, वहां पर आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसको कहते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। याद रखिएगा कि ये जो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो सेम होता है अगर वो यूनिट बेस्ड हो। अब यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज बेस्ड ऑन यूनिट्स, therefore यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट से, ठीक है। लेकिन अगर फिक्स्ड ओवरहेड किसी और बेस पर हो, लाइक मशीन आवर्स पे हो, लेबर आवर्स पे हो, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के सेम। तो उसके लिए जरूरी है कि वो लेबर आवर्स का डाटा भी क्वेश्चन में दे या मशीन आवर का डाटा दे। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यूनिट्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो बेस करता है यूनिट्स। तो ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग की चीज है जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने उसको अप्लाई किया यहाँ पर। अच्छा जी, हाँ जी, बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन आपने खुद ही आंसर ठीक दे दिया कि अगर रैंकिंग में एक जैसी हो दोनों की परसेंटेज, तो जिसको मर्जी पहले बना लें, उससे कोई प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। ओके जी, चलिए जी, ठीक है, हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम क्लास जो लेंगे उसमें मैं आपको रेलिवेंट कॉस्ट के क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, और इसके सोल्यूशन जो बाकी रह गए हैं वो भी मुकम्मल तकरीबन हो गए हैं, वो भी दे दूंगा, और रेलिवेंट कॉस्ट को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी।